Good morning to all. Today I am here with a very important topic, a poem of class 9th, The Road Not Taken. This poem was written by one of the most prominent poet of America, Mr. Robert Frost. In this video, I will not only explain this poem, but also discuss the central idea, means the theme of this poem, as well major literary devices and characteristics of language that make this poem a special one. So, let's recite and enjoy. The Road Not Taken is considered one of the most popular poems of Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार पोएट एक जंगल से गुजर रहे थे और उनके जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो रास्ता अचानक दो हिस्सों में बंट जाता है। उसके बाद पोएट ने किस रास्ते को चुना और उस रास्ते को चुनने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए, इसी के बारे में ये पोएम है। तो पोएट कहते हैं कि एक बार डाइवर्स्ड मतलब रोड डाइवर्स्ड होना मतलब सड़क का दो हिस्सों में बंट जाना। येलो वुड यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए आया है, ऐसा फॉरेस्ट जिसके पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो इट्स वेरी क्लियर दैट द सीजन ऑफ ऑटम इज गोइंग ऑन, क्योंकि ऑटम सीजन में पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट थोड़ा रिग्रेट की फीलिंग के साथ कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी एक रास्ते को चुनने के लिए सोचा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। दोनों में से किस रास्ते को चुना जाए, किस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, ये सोचने के लिए पोएट थोड़ी देर वहां पर रुक जाते हैं। And looked down, one as far as I could. और दोनों रास्ते उनको जजमेंट करने के लिए जितनी दूर हो सकता था उनको वहां पर खड़े होकर देखते हैं। जहां तक भी पोएट की नजर जा सकती थी वो उन रास्तों का एक सुपरविजन करते हैं। To where it went in the undergrowth. और उनकी नजर जहां तक जा सकती थी उन्होंने उन रास्तों को देखा और आगे चलकर वो दोनों ही रास्ते अंडरग्रोथ मतलब जो रास्ते में जो घास फूस और जो झाड़ियां हुई होती हैं उनके बीच में जाकर वो दोनों रास्ते मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. पोएट ने दोनों रास्तों का जजमेंट करने के बाद पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर आगे चलने का फैसला किया। जस्ट एज फेयर, दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे और दूसरा रास्ता भी पहले की ही तरह बिल्कुल साफ और क्लियर था। पोएट सोचते हैं कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो पहले से ज्यादा बेहतर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने सिलेक्ट किया था वो ग्रासी मतलब उस पर घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वियर, और ऐसा लगता था जैसे कि उस रास्ते पर कोई बहुत ज्यादा लोग गुजरे नहीं होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया होगा। दो एज for that the passing there had warned them really about the same. जबकि सच्चाई ये थी कि वो दोनों ही रास्ते इस्तेमाल किए हुए थे। उस जंगल से गुजरने वाले बहुत से लोगों ने अपनी यात्रा के लिए उन दोनों ही रास्तों को एक समान रूप से प्रयोग में लाया था। Now, third stanza.
and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. उस सुबह जब पोएट ने उस रास्ते पर चलने का निश्चय किया तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई थी, यानी कि उस पर उस सुबह पोएट से पहले कोई दूसरा यात्री नहीं गुजरा था। In leaves no step had trodden black, इसका मतलब है वैसे ही पड़ी हुई थी, यानी कि उस पर उस सुबह पोएट से पहले कोई दूसरा यात्री नहीं गुजरा था। In leaves no step had trodden black, इसका मतलब है कि जब जैसे कोई भी सड़क या कोई भी रास्ता जब पत्तों से घिरा हुआ होता है, उस पर पत्ते बिखरे होते हैं, घास होती है, तो जब उस पे से यात्री जाते हैं तो वो घास या पत्ते दब जाते हैं और कभी कभी वो काले भी पड़ जाते हैं उनके दबाव से। तो ऐसा कोई भी निशान, कोई भी पत्तों के काले पड़ने का निशान वहां पर नहीं था। Oh, I kept the first for another day. और पोएट ने उस पहले रास्ते को जिसे उसने नहीं चुना था फिर किसी दिन अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए भी कि किस तरह से जब हम एक बार अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं तो वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसी रास्ते से कई और रास्ते आगे निकलते जाते हैं और फिर हम वापस लौट नहीं पाते। I doubted if I should ever come back. और पोएट कहता है मुझे ये डाउट भी है कि शायद मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. और लास्ट स्टेंजा में पोएट थोड़ा सा निराशा के भाव के साथ कहता है कि शायद बहुत बहुत समय गुजर जाने के बाद, एजेस एंड एजेस हेंस, शायद बहुत लंबा समय गुजर जाने के बाद वो एक दिन आह भरते हुए निराशा के भाव के साथ याद करेगा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। वो याद करेगा इस दिन को जब उसके सामने दो रास्ते थे और मैंने चुना, पोएट ने चुना, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग गए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसके इस एक निश्चय ने, उसके इस एक चुनाव ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। And it was published in 1961. This poem is the first poem of his collection of poem Mountain Interval. Mountain Interval जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोइट्री का एक कलेक्शन है और उसमें The Road Not Taken फर्स्ट पोएम है। This poem seems very simple, but it is considered as one of the most ambiguous poem. Ambiguous मतलब जो स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। देखने में तो ये पोएम बहुत सिंपल सी पोएम है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये पोएम जो है बहुत ही एक डीप मीनिंग को कंटेन करती है। सो दिस पोएम इज सेड दैट इट्स एन एम्बिगुअस पोएम कंटेनिंग अ वेरी डीप आइडिया। This poem is about the life from the perspective of a young individual who finds himself in difficulty to make a right selection. हम अपनी लाइफ में बहुत बार अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जब हमें दो या दो से ज्यादा रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना होता है और हम इस बात को तय नहीं कर पाते कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि हमें आगे के क्या होने वाला है इसके बारे में हम पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सो ये जो पोएम है इट डील्स एग्जैक्ट दिस सिचुएशन ऑफ माइंड एज वेल। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ डाउट।
हम इस पोएम को जब पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक एक डाउट इस पोएम में हमें दिखाई पड़ता है, एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी है। पोएट जो है, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन एंड विच वे विल लीड हिम टुवर्ड्स हिज गोल, हिज एम। वो कहाँ तक लेकर जाएगा, इसके बारे में वो बिल्कुल सर्टेन नहीं है। और इसी के साथ the expression of uncertainty about choices and our natural tendency to surmise about consequences we may have to face marks the central point of the poem. हम हालातों को हम जिस तरह से एक शंका की दृष्टि से देखते हैं, we can't say what will be going to happen next. तो ये सारी चीजें जो हैं, we can say that this is the central idea of this poem. It comprises perplexing situation of mind standing on the verge of making choices, because the choices we make define the whole course of our life. हमारी लाइफ कैसे चलेगी, हमारी लाइफ क्या शेप लेगी, it will be decided by the choices, by the decisions that we are committing now. हम जो अब कर रहे हैं, हमारी लाइफ उसी से आगे बढ़ती है। तो ये इसकी थीम कही जा सकती है इस पोएम की। By giving his own example, the poet gives a message to be very careful while making a choice. Once we start our journey, it is not possible to come back and have a रीस्टार्ट। लाइफ हैज नो यू टर्न। आप जानते हैं, लाइफ में हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो वापस लौट कर आना और फिर से दोबारा शुरू करना ये पॉसिबल नहीं होता। वन रॉन्ग सिलेक्शन, वन रॉन्ग डिसीजन कैन मेक आवर लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। हमारा एक निर्णय हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और इट कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस इन लाइफ। तो यही इस पोएम का हम थीम या सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन सम मेजर लिटरेरी डिवाइसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम इज वेरी रिच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। This poem has a perfect rhyming scheme, A, B, A, A, B. जैसा हमने पोएम को पढ़ा तो ये राइमिंग स्कीम, इसी राइमिंग स्कीम को ये फॉलो कर रही है और बहुत परफेक्ट राइमिंग स्कीम ये मानी जाती है। जो मेजर यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज हुई हैं, मेटाफर इस पोएम में यूज हुआ है। मेटाफर जो कि प्रतीक माना जाता है, जैसे इस पोएम में रोड जो है वो मेटाफर है लाइफ का प्रतीक माना गया है यहाँ पर रोड को। इसी तरह से टू रोड्स डाइवर्स्ड का मतलब है द सिचुएशन ऑफ माइंड व्हेन इट डाइवर्स फॉर मेकिंग चॉइसेस। हम जब सिलेक्शन करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उसी को इन्होंने यहाँ पर इस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। येलोवुड जो है, this is also a metaphor used in this poem, and this is the hard times of life. When we are going through the hard time, from the tough time of our life, then it's become very crucial for us, and it is compared with yellow wood, because yellow wood is the representation of autumn, and autumn जो है वो हम उसे अपने लाइफ के हार्ड टाइम से कंपेयर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इमेजरी यहाँ पर यूज हुई है। इमेजरी जो यहाँ पर मेजर इमेजरी यूज हुई है वो येलो वुड की फॉर्म में, लीव्स की फॉर्म में, ग्रासी रोड की फॉर्म में। जब ये चीजें हम पढ़ते हैं पोएम में, देन हमें लगता है कि हम इन सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने परसीव कर रहे हैं। सो देयर आर मैनी इमेजेस लाइक दैट, एंड दीज इमेजेस हेल्प द रीडर्स टू एक्चुअली perceive things they are reading about. Another one is simile. Simile is used to compare things with familiar things.
to let the readers know it easily. तो यहाँ पर जैसे just as fair स्टेंजा सेकंड में फर्स्ट लाइन जो है वो सिमिली का एक एग्जाम्पल है, और just as fair का मतलब है as easy as one can be. वो जो उसने जो रास्ता चुना वो उसे इजी लगा, कंफर्टेबल लगा, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड दैट. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है इस पोएम में. पर्सोनिफिकेशन मीन्स द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉन्ग लिविंग थिंग एज अ लिविंग वन. जब हम करते हैं तो यहाँ पर रोड, जैसे यहाँ पर लाइन है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. दिस इज अबाउट रोड, और उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया है. दैट्स वाई कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है. एसोनेंस इस पोएम में यूज हुआ है. एसोनेंस मीन्स द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स. वोवल साउंड्स जब एक के बाद एक रिपीट होती हैं तो हम उसे एसोनेंस कहते हैं. और इस पोएम में जो है हम कह सकते हैं दैट देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड अ एंड ओ आफ्टर इन सक्सेशन यहाँ पर यूज हुआ है. आप देख सकते हैं स्टेंजा सेकंड में लाइन 4 है, दो एज फार दैट दी पासिंग. तो यहाँ पर ओ और अ साउंड जो है वो रिपीट हो रही हैं, एंड इट इज कॉल्ड एसोनेंस. इसी तरह से यहाँ पर कॉन्सोनेंस का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो यहाँ पर स्टेंजा सेकंड में लाइन नंबर 4, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस. तो कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल जो है स्टेंजा नंबर 2 लाइन नंबर 4 में देखिए आप, दो एज फार एज दी पासिंग देयर. दो एज फार एज दी पासिंग देयर में बार बार जो है वो द साउंड रिपीट हो रही है, और ये कॉन्सोनेंस का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस पोएम में हमें देखने को मिलता है. तो स्टूडेंट्स, ये आज जो है हमने इस पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है, and it is considered as one of the most popular poem of Robert Frost. and ये माउंटेन इंटरवल जो उनका पोएट्री का कलेक्शन है उसकी ये बिल्कुल फर्स्ट पोएम है. तो आज हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया. हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को, इसकी सेंट्रल थीम को और इसके लिटरेरी डिवाइसेस को हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. हैव अ नाइस डे.